पोटेंशियल। हाँ जी, सो स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल को यूज करके हमने बेटा मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने की बात की थी कि हमारे पास जो शेल मॉडल स्ट्रक्चर है, शेल मॉडल में अगर वेरियस टाइप ऑफ पोटेंशियल भी हम यूज कर ले तो काफी सारी प्रॉब्लम जो तब भी रहती थी, अगर वेदर इट वाज स्केलर पोटेंशियल, वेदर इट वाज हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, तो हमारे पास जो रिजल्ट थे दोस वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो रहे हैं वो सारे के सारे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से हो रहे हैं। स्पिन ऑर्बिट हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है कि आपके जो पास जो पी ऑर्बिटल है, जहाँ जैसे ऑन द स्क्रीन आपके पास लिखा हुआ है, दैट इज 1p। 1p क्या करेगा स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल में, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेगा, इट विल बी स्प्लिटिंग इनटू टू लेवल्स। वन इज कॉल्ड 1p3 हाफ एंड सेकंड वन इज कॉल्ड 1p1 हाफ। तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर जाएगी। तो आपके पास जो सेल स्ट्रक्चर है इवॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास 2 8 20 28, उसके बाद 50 52 एंड 126 का जो मैजिक नंबर है वो आपके पास एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है बेटा। उसके बाद जो मेन चीज आती है जो आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज प्रेडिक्शंस ऑफ द शेल मॉडल। तो शेल मॉडल क्या क्या प्रेडिक्ट कर पाता है, क्या क्या नहीं। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो प्रेडिक्शन ऑफ शेल मॉडल, तो इसके काफी सारे पॉइंट्स रहेंगे, 5-6 पॉइंट रहेंगे। आपको ये एग्जाम में आता भी है बेटा, फुल फ्लेज आर्टिकल है ये। तो इसके जो 4-5 पॉइंट है सबके हो सकता है आपको इंडिपेंडेंटली पूछ लिया जाए। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का आर्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली पूछा जाता है मोस्टली, या फिर आपको जो नॉन डीएम रूल्स है वो सेपरेटली पूछे जाते हैं, या फिर आपको कई बार होता है स्पिन पैरिटी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। So prediction of the shell model. So nuclear shell model based on the spin orbit potential successfully explained the shell closure corresponding to magic numbers. तो magic number shell model ने explain कर दिए। In addition to these magic numbers, the shell structure model gives information about the spin and parity of large number of odd nuclei. So odd nuclei की concept यहाँ पे क्यों आ रहा है बेटा? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि एक स्ट्रीट सिंगल पार्टिकल मॉडल की बात की थी। तो सिंगल पार्टिकल मॉडल में क्या रहेगा, हम कोर की बात नहीं करेंगे, मतलब सभी न्यूक्लियन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो लास्ट वाले वैलेंस शेल में न्यूक्लियन पड़े हुए उसी को कंसिडर करेंगे। बिकॉज अदरवाइज क्या रहेगा, जो आपके लोअर शेल वाले न्यूक्लियाई है, जो आपके लोअर ऑर्बिटल में न्यूक्लियर पड़े हुए वो क्या करेंगे, अपने एक स्पिन अप होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्पिन डाउन हो जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या रहेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से आपके पास सारे के सारे न्यूक्लियर होंगे वो पेयर स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो पेयर स्टेट की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन है या टोटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू पेयर्ड न्यूक्लियस, all those nucleons will be contributing zero towards whether it is magnetic moment or whether it is spin angular momentum। तो आपके पास जो नेट रिजल्टेंट होगा ड्यू टू ऑल दोज फिल्ड शेल्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0। सो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा या जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन आएगी या मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ द लास्ट अवेलेबल बैलेंस न्यूक्लियस जो अनपेयर्ड स्टेट में बैठे होंगे। तो उसी की वजह से जो हमारे पास ऑड न्यूक्लियस है, ऑड न्यूक्लियस क्या रहेगा, इसमें या तो प्रोटॉन नंबर ऑड रहेगा या न्यूट्रॉन नंबर ऑड रहेगा। सो जो इवन न्यूक्लियस होंगे इवन उसमें क्या रहेगा, ऑल द प्रोटॉन्स विल बी पेयर्ड, ऑल द न्यूट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। तो आपके पास क्या होना चाहिए, लास्ट शेल में आपके पास एक आपके पास न्यूक्लियन वैलेंस स्टेट में होना चाहिए जो अनपेयर्ड हो। तो इसीलिए यहाँ पे ऑड ए न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। So according to this model, neutron proton level fill independently because of the Pauli exclusion principle. Each level be filled up with the maximum of the two protons whose spins are anti-parallel and two neutrons of opposite spin. Each pair of nucleon couple their J values to give a zero value. तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Whether these are protons or neutrons, लोअर शेल में जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन पड़े होंगे वो सारे के सारे पेयर्ड स्टेट में पड़े होंगे और उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर उनका मैग्नेटिक मोमेंट सारे का सारा रिजल्ट क्या करेगा, 0। सो एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड टू द पैरिटी। तो पैरिटी कैसे डिफाइन होती है, पैरिटी डिफाइन होगी -1⁴L। इसका फॉर्मूला था बेटा ऑन द स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है। तो -1⁴L का फॉर्मूला आपको पैरिटी देगा। सो पैरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जितना आपका एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी पैरिटी डिफाइन हो जाएगी। एस ऑर्बिटल है तो L = 0, पैरिटी हो जाएगी इवन। अगर p ऑर्बिटल हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग L = 1 है तो पैरिटी क्या हो जाएगी ऑड। तो अगर आपका लास्ट न्यूक्लियन
पी स्टेट में बैठा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस की पैरिटी ऑड आ जाएगी। तो इसमें काफी सारी एग्जांपल दे रखी है बेटा जो आपके लिए एनईटी एग्जाम के रिगार्डिंग आती है या गेट के रिगार्डिंग आती है, तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करने के लिए मिल जाती है। सो कार्बन 613 है बेटा, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, और यहाँ पे जो मास नंबर है वो 13 दे रखा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कितने बेटा, यहाँ पे 7 है। सो 6 एंड 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखना है कि आपके पास जो आपकी बैंड स्ट्रक्चर है वो कैसी आती है, या फिर आपकी ग्राउंड स्टेट स्पिन। सो मोस्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट स्पिन को एक्सप्लेन करने की बात करेंगे। तो ये आपके ऑन द स्क्रीन कार्बन 13 का जो ग्राउंड स्टेट एक्सप्लेन करने की बात करेंगे हम। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लेवल्स की प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। लेवल्स की मतलब आपको जो शेल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे अभी। तो ऑन द स्क्रीन आपके पास जो अवेलेबल है, एटलीस्ट आपको 50 तक आपकी सेल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 50। तो आपके पास क्या होगा बेटा, आप अगर आपने ये वाले याद कर लिए, पहले कौन सा आएगा 1s1/2, उसके ऊपर 1p3/2, उसके ऊपर 1p1/2, उसके ऊपर 1p5/2, उसके ऊपर 2s1/2 and 1d3/2 and so on, 1f7/2, 1f5/2, 2p1/2, 1g9/2। इनको याद रखने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो वो नेम वाला पार्ट है, दूसरा क्या होगा 1s1/2 के बाद क्या आता है बेटा, 1s के बाद 1p आएगा। 1p के बीच में कोई भी सैंडविच नहीं रहेगा, इसको सैंडविचिंग बोलते हैं बेटा। सैंडविच फार्मूला भी होता है इसका। तो सैंडविच नहीं करेंगे हम इसमें, फर्स्ट वाले में सैंडविच रिमूव करेंगे। इसके बाद जितने भी आएंगे सबके बीच में सैंडविच रहेगा। सो 1p3/2 एंड 1p1/2 के बीच में कोई सैंडविच नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3/2 था p में, उसके बाद क्या रहेगा 1d5/2 स्टार्ट हो जाएगा। p के बाद d स्टार्ट हो जाता है। अब d के बीच में एक 2s आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बीच में सैंडविचिंग किसकी होगी 2s की स्टार्ट हो जाएगी। उसके बीच बाद क्या आता है, d के बाद बेटा f आता है। यहाँ पे 5/2 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्या आएगा 1f 7/2 से स्टार्ट हो जाता है। तो 7/2 के बाद क्या आएगा 5/2। लेकिन इसके बीच में सैंडविच कौन रहेगा, यहाँ पे 2s सैंडविच है, इसके बीच में सैंडविचिंग रहेगी, दैट विल बी 2p3/2। ठीक है, तो इसके बीच में ऐसा आ जाएगा। अब इसके बीच में क्या आएगा बेटा, ये देखो ये 2p3/2 आ गया। यहाँ पे इसका कोई सेकंड काउंटर पार्ट नहीं था, लेकिन इस 2p का काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज 3/2 भी है 1/2 भी है, तो इसके बीच में सैंडविच हमेशा ही रहेगा। तो 1f7/2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5/2, इधर 3/2 है, 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2p 1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली उसके बाद 1g9/2 तक आप आराम से इसको काम कर चला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सैंडविचिंग का फर्क होना शुरू हो जाता है, 9/2 में सैंडविचिंग नहीं होती। तो इसमें इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं बेटा, तो आपको एटलीस्ट 50 तक ये फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। तो ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं है, आसान है। सो अगर आपने जैसे हमारे पास कौन सा है कार्बन 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है बेटा। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से क्या होगा, ऑल दी प्रोटॉन्स विल बी पेयर्ड। 6 प्रोटॉन्स है, सारे इवन नंबर है। इवन नंबर की वजह से क्या रहेगा, प्रोटॉन्स पेयर्ड रहेंगे। तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट विल बी 0। एंड हमारे पास क्या आएंगे, ओनली न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूशन रहेगी, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 7, तो उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे 4, 6 हो गए, 6 और 2 यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपका जो लास्ट न्यूक्लियन होगा वो जो 7th वाला है वो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज 2 + 4 6। ये हमारे पास कितने 7 न्यूट्रॉन है, तो लास्ट वाला न्यूट्रॉन किस स्टेट में बैठेगा, इट विल बी 1p1/2 में बैठेगा। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखेगा। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 4, उसके बाद 6 हो गए, 6 और 7वां जो न्यूट्रॉन रहेगा वो लास्ट वाला, इट विल बी लाइंग इन दी 1p1/2। इसीलिए इसकी जो नेट एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट विल बी 1/2 एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द न्यूक्लियस विल बी 1/2 एंड उसकी पैरिटी रहेगी, इट विल बी -1⁻⁷ यहाँ पे p स्टेट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा -1⁻1 आएगा, बिकॉज l = 1 फॉर द केस ऑफ p स्टेट। तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो इट विल बी 1/2 नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सॉरी
हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन 13 है, उसके रिगार्डिंग 1s1/2 की कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर हो गया, 2 पार्टिकल इसमें आ गए, 1p3/3 हाफ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 पार्ट आ गए, 4 पार्टिकल आ गए, 1p1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल आ गया, 2 + 4 + 1 7 हो गए। तो टोटल स्पिन कितनी आ गई, अनपेयर्ड न्यूक्लियर की वजह से 1/2 एंड पैरिटी -1 आ गई। तो आपके पास रिजल्टेंट ग्राउंड स्टेट स्पिन क्या रहेगी, 1/2 का रेज़्ड टू पावर माइनस, सो 1/2 माइनस आएगा। सो सिमिलरली आप चेक कर सकते हो नाइट्रोजन 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और रहेंगे rather than नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपके पास, और ओनली आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंट्रीब्यूशन रहेगी। ठीक है, सो प्रोटॉन की वजह से आपके पास रिजल्टेंट आएगा। सो प्रोटॉन की फीलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हायर लेवल पे जाके थोड़ी सी फर्क होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिर्फ सेम और सेम स्कीम यूज करनी है, जैसे आपने प्रोटॉन्स के शेल फिल करने हैं, सिमिलरली आपने न्यूट्रॉन के शेल फिल करने हैं, सेम स्कीम चलाएंगे आप। सो 1s1/2, 1p3 हाफ एंड 1p1 हाफ, दोनों की स्कीम क्या है बेटा, दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फीलिंग सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सो 1/2 माइनस इसकी भी स्पीड पैरिटी आ जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा, आर्सेनिक 75 है, तो 75 की स्कीम नहीं देखने लगे जाना आपने। यहाँ पे क्या है बेटा, 33 प्रोटॉन नंबर है और 42 आपका न्यूट्रॉन नंबर है। तो आपको ये चीजें दे रखी होगी मोस्टली, 75 एंड 33 दे रखा होगा, न्यूट्रॉन नंबर आपने इसमें से माइनस करके निकालना है। सो 75 - 33 आपके पास 42 आ जाता है। जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम 99 टेक्नीशियम का आपके पास एग्जांपल आया था पेपर में, टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43 होता है बेटा, 99 हो गया तो उसमें से आप निकाल के देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना आता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने शेल स्ट्रक्चर बनानी है। तो आपको मोस्टली 50 के राउंड ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है पेपर में। उसके रिगार्डिंग क्या है बेटा, आपने सेल स्ट्रक्चर को बना के देखना है, तो इसके रिगार्डिंग आप फाइंड आउट करके देख लीजिए। बिकॉज जो न्यूट्रॉन नंबर है वो इवन है, इसकी वजह से आपके पास क्या आएगा कि इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी न्यूट्रॉन्स की, ओनली प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दोज विल बी लास्ट प्रोटॉन्स व्हिच विल बी कंट्रीब्यूटिंग। जो लोअर ऑर्बिटल वाले हैं वो सारे के सारे पेयर्ड स्टेट में बैठेंगे। तो लास्ट प्रोटॉन है वो 1f5/2 में बैठा होगा, अल्टीमेटली उसमें एक प्रोटॉन है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 5/2। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरिटी है F के कॉरेस्पॉन्डिंग L = 3 होता है बेटा, अल्टीमेटली 5/2 माइनस आ जाएगा आपके पास इसका ग्राउंड स्टेट स्पिन, पैरिटी नेगेटिव हो गया। निकल 28, 33 एंड 61, सो 61 मास नंबर हो गया जी। निकल आपका उसके एटॉमिक नंबर 28 हो गया, उसकी फिलिंग भी आप चेक कर सकते हैं सिमिलरली। तो इसका स्पिन जो है दैट इज आल्सो 5/2 माइनस। काफी जगह एक्सेप्शन देखने के लिए भी मिलती है इसमें, जो आपने सेल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट की है, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो आपके पास 4d10 एंड 3s2 वाला रूल आपने देखा होगा बेटा, 4d10 d10 में अगर आपके पास कोई अगर आपके पास d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं एंड 3s2 है बैठा हुआ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी शफलिंग हो जाती है। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास f ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल में अगर आपके पास वैलेंस स्टेट न्यूक्लियर बच रहे हैं, तो s स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन उठा के अपने में फिल कर लेगा, d शेल कंप्लीट हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो लास्ट न्यूक्लियर है वो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में लाई करता है। तो ऐसा कुछ आपने ऑलरेडी देखा होगा +1 में। तो सिमिलर फंडा यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है कि न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं इन वेरियस ऑर्बिटल्स। तो कई बार जो डिस्क्रिपेंसीज हमेशा देखने को मिलेगी फ्रॉम दी शेल स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया कि निकल 61 या फिर उसके ऊपर जो है आर्सेनिक 75, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट ग्राउंड स्टेट जो है सेम है, 5/2 माइनस है, लेकिन दोनों की जो एक्चुअल स्पिन आती है वो 3/2 आती है रादर देन 5/2। तो ऐसा जो बिहेवियर है वो क्यों आता है बेटा, इसका बिहेवियर जो एक्चुअल में है वो 1/2 जो 5/2 है, जो लास्ट न्यूक्लियोड है वो 5/2 में नहीं जाता, वो 3/2 में जाएगा। जो f5/2 है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोन है ये 2p3/2 में से एक न्यूक्लियोन शिफ्ट होके 1f5/2 में आ जाता है, बिकॉज आपके पास 1f5/2 है, उसकी फिलिंग पहले होगी एंड 2p3/2 की फिलिंग लेट होती है इस केस में, अगर आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाता है तो।
तो लेवल्स अपने आप को रीअरेंज भी करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड लीस्ट एनर्जी, ठीक है। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो अगर आपके पास लास्ट बैलेंस न्यूक्लियन 3 हाफ में एग्जिस्ट करता है तो आपकी स्पिन पैरिटी 3 हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी। पैरिटी पी में भी नेगेटिव है, एफ में भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपके पास रीअरेंजमेंट नहीं होता तो स्पिन 5 हाफ आएगी, अगर रीअरेंजमेंट होता है तो 3 हाफ आएगी। लेकिन अगर आपको नहीं पूछा जाता कुछ ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है वो बताइए, तो अदरवाइज आपने क्या करना है, एज सच जो शेल मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रक्चर बनती है उसको लिख के आना है, आपने कोई रीशफलिंग नहीं करनी, ठीक है बेटा। तो ये दे भी रखा है यहाँ पे 2p3/2 में, यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, यहाँ पे 4 नहीं है, या अल्टीमेटली एक न्यूक्लियन जो है आपका 1f5/2 में चला जाता है, अल्टीमेटली इसको पेयर कर देता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट भी आता है, अगर 5 हाफ में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 3 हाफ से न्यूक्लियन निकल के 5 हाफ में चला जाएगा। पेयरिंग का कंसेप्ट लेटर स्टेज में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है बेटा। उसके बाद आता है स्पिन एंड पैरिटी ऑफ इवन न्यूक्लियाई। तो अभी हमने बात की है ऑड न्यूक्लियाई जिसमें आइदर न्यूट्रॉन इज ऑड और आपके पास प्रोटॉन इज ऑड, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा। अगर आपके पास दोनों ही इवन हो जाते हैं, वेदर यू कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑड इवन एंड प्रोटॉन इज इवन, तो दोनों के केस में अगर इवन केस हो गया तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रहेगा, पेयरिंग हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द न्यूक्लियस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। उस केस में क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट स्पिन भी 0 रहेगी और पैरिटी भी इवन रहेगी। तो ऑल द इवन न्यूक्लियाई विल हैव देयर ग्राउंड स्टेट इक्वल टू 0+। ये चीज हमेशा याद रखिए एंड इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऑल दोज एक्सेप्शंस आर इन केस ऑफ ऑड न्यूक्लियाई। ऑड न्यूक्लियाई के केस में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इवन के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज आपके पास स्पेस ही नहीं रहेगी कहां से कहां जाना, बिकॉज ऑल आर पेयर्ड। एग्जांपल 3 दे रखी है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, केस 3 स्पिन एंड पैरिटी ऑफ ऑड न्यूक्लियाई। अब प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे हमारे पास दोनों ही ऑड हो जाते हैं। ऑड न्यूक्लियाई में हम चूज कर सकते हैं वेदर न्यूट्रॉन इज ऑड और प्रोटॉन इज ऑड, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों ही ऑड स्टेट आ जाती है। तो इस केस में हमारे पास वेक्टर कपलिंग का कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वेक्टर दोनों ही है, हमें जे कपलिंग चूज करनी है, एलएस कपलिंग चूज करनी है, या फिर कोई और रूल लगाना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट बनेगा। तो इस केस को टैकल करने के लिए हमारे पास नोडियम रूल्स होते हैं। नोडियम रूल 2 तरह के हैं बेटा, आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रूल है, एक आपके पास वीक रूल है। स्ट्रॉन्ग रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अगर दोनों ही न्यूक्लियन की स्पिन अलाइंड है, मतलब दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, न्यूट्रॉन की स्पिन और प्रोटॉन की स्पिन जो वैलेंस वाले हैं, अगर उन दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में अलाइंड है तो उस केस में आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है या वीक रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे टेंजोरियल फोर्सेस वाला नहीं है, बताया नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो स्ट्रॉन्ग रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अगर प्रोटॉन की जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज गिवन बाय L+1/2, मतलब अगर आपका लास्ट प्रोटॉन जो है इट इज इन द ऑर्बिटल L, कोई भी हो सकती है, अगर f ऑर्बिटल में है तो L विल बी इक्वल टू 3, अगर d में है तो L इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय L+1/2, मतलब आपका स्पिन अलाइंड है, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर न्यूट्रॉन आपका स्पिन क्या है, अलाइंड है, एंटी अलाइंड है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में बैठा हुआ है, L-1/2 है, तो टोटल स्पिन जो रहेगी ऑफ द न्यूक्लियस इट विल बी Jp minus Jn, मतलब दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो माइनस आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड लेके आपने रिजल्टेंट को डिपिक्ट कर देना है कि आपकी ग्राउंड स्टेट ऐसे लाई करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग रूल। वीक रूल में क्या है, कैसा रहेगा, वीक रूल के केस में दोनों की जो स्पिन है, दोनों की जो एंगुलर मोमेंटम है, दे आर पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन, L+1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, या फिर दोनों अलाइंड है और दोनों ही एंटी अलाइंड है, मतलब दे आर पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन, इसको वीक रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहते हैं। तो टोटल स्पिन इस केस में क्या रहेगी, इट विल बी हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन Jp minus Jn एंड Jp plus Jn के बीच में इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। above rule can also be rewritten, इसको समराइज भी कर सकते हैं बेटा। इसको समराइज करने के लिए क्या रहते हैं,
आपके पास एक नंबर रहता है दैट इज कैपिटल एन, यहाँ पे लिखा हुआ है जेपी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके, अगर आपके पास रिजल्ट जीरो एग्जिस्ट करता है तो ये वाला अगर नंबर आपके पास जीरो आएगा तो अल्टीमेटली टोटल स्पिन विल बी इक्वल टू जेपी माइनस जे एन। अगर ये वाला नंबर आपके पास +1 या -1 आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू डिफाइन होती है। तो अगर +1 आ गया तो आपके पास जेपी माइनस जेएन आएगा, अगर -1 आ गया तो जेपी प्लस जेएन की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये नॉट-गिव रूल है बेटा, इसके रिगार्डिंग आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको एनडीटी या गेट जस्ट के एग्जाम में भी ये वाले न्यूमेरिकल आते हैं। नॉट-गिव रूल तो बहुत फेमस है, नॉट-गिव रूल हो गया या ऑड ए केस हो गया, ये वाला एग्जाम तो पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना ही आ रहा है। चाहे नेट का एग्जाम ले लीजिए, हर बार आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। predict the spin and parity of 7 nitrogen and 16 mass number। so 16 इसका मास नंबर दे रखा है बेटा, 7 इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है हमारे पास, तो कितना हो गया बेटा 9 इसके न्यूट्रॉन्स हो गए। तो अल्टीमेटली दोनों ही ऑड ऑड है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए इसकी लेवल स्कीम क्या है, 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 + 4 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। तो ये प्रोटॉन की फिलिंग हो गई एंड उसके बाद न्यूट्रॉन की सेपरेटली होगी। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो लास्ट न्यूक्लियन है वो किसमें है बेटा 1/2 में बैठा हुआ है। अल्टीमेटली जेपी विल बी इक्वल टू 1/2। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर द केस ऑफ, यहाँ पे n होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 9, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, लास्ट जो न्यूक्लियन है दैट विल बी द d5 हाफ ऑर्बिटल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग j विल बी इक्वल टू 5 हाफ एंड अल्टीमेटली आपको इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा है j5, यहाँ पे प्रोटॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग L इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है एंड न्यूट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग L इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, जो आपका नंबर है दैट इज कैपिटल N, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका रिजल्ट 0 आ गया, स्ट्रॉन्ग रूल को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो जेपी माइनस जेएन की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्पिन आ जाएगी। पैरिटी कैसे निकालेंगे, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, दोनों का सम करके उसकी रेज़ टू पावर बना दीजिए -1 के, ऐसे आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो 2 + 1 यहाँ पे है तो -1 रेज़ टू पावर 3 हो गया। अल्टीमेटली पैरिटी क्या आ गई आपके पास -1 हो गई, तो अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, इट विल बी 2-। तो ऐसे आपके पास फंडे आ जाएंगे बेटा। ये आपके पास एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है फ्रॉम दी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम दी योर सिलेबस और योर एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट की बात आती है। तो क्वाड्रुपल मूवमेंट का कांसेप्ट यहाँ पे ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रखा है। क्वाड्रुपल मूवमेंट कहाँ पे आएगी बेटा, जहाँ पे आपके पास डेफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सो मूवमेंट, क्वाड्रुपल मूवमेंट का कांसेप्ट वहीं पे इवॉल्व हो जाता है अगर आपके पास डेफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। डेफॉर्मेशन होगी तो क्वाड्रुपल मूवमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पॉजिटिव है या नेगेटिव है दैट इज अ डिफरेंट कांसेप्ट, मतलब आपके पास कोरिलेट शेप है या ऑब्लिट शेप है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन जब आएगा क्वाड्रुपल मूवमेंट का, इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस। यहाँ पे शेल स्ट्रक्चर जो है, शेल मॉडल ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है। शेल मॉडल की पिक्चर जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास ज्यादा डिफॉर्मेशन की भी हमने बात ही नहीं की है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बोल ही नहीं सकते। तो शेल मॉडल गिव्स द प्रेडिक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ सर्टेन ऑड ए एंड ऑड जेड न्यूक्लियाई, ऑड ए एंड ऑड जेड, जिसमें मास नंबर भी ऑड हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर भी ऑड हो। This is was the contribution to the nuclear electric quadrupole movement is due to that of the unpaired proton, because quadrupole movement की बात है बेटा, ये आप quadrupole movement तभी होगी जब आपके पास कोई चार्ज बॉडी होगी। ठीक है, जो कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो हम quadrupole movement की बात करते हैं। मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास क्वाड्रुपोल टर्म आ जाती है, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, चाहे हेक्साडेकुपोल टर्म्स भी आती है वहां पे। ठीक है, जो हम एक्सपैंड करते हैं टर्म्स को, मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करते हैं, वहां पे आता है। तो उसके रिगार्डिंग हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे वहां पे हमारे पास क्या चाहिए, चार्ज बॉडी चाहिए। तो चार्ज किस पे होता है बेटा, मोस्टली प्रोटॉन के रिगार्डिंग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ऑड ही हमारे पास आपके पास क्या है, मास नंबर है। तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन किसकी है, प्रोटॉन्स की है यहाँ पे। If I is the spin of the odd A and odd Z nuclei, then it can be related with the electrical quadrupole movement using the relation। तो आप किसमें रिलेट कर सकते हैं, जो quadrupole movement है उसके साथ, बिकॉज आपके पास स्पिन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके पास quadrupole movement की वैल्यू क्या रहेगी। लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते,
बिकॉज जो न्यूट्रॉन है उसकी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, दैट इज इन द नेगेटिव सेंस। तो न्यूट्रॉन को हम एज सच देख नहीं सकते, बिकॉज न्यूट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन है, न्यूट्रॉन के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी होल्ड करती है, उसको भी टेक केयर करना जरूरी है बेटा। सो वेयर आई इज द स्पिन एंड आई इज इक्वल टू एल प्लस माइनस, के बारे में रिगार्डिंग आपके पास रिजल्ट आते हैं। सो आर स्क्वायर के यहाँ पे क्या रहता है बेटा, मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ द प्रोटॉन ऑर्बिट, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। However, the observed value of electrical quadrupole movement are usually much higher than the Q value defined above and are not negative always। तो मैंने पहले ही बताया कि शेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, उसमें हमने डेफॉर्मेशन को टेक केयर नहीं किया है, या इसके क्वाड्रुपल मूवमेंट का कंसेप्ट अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है उसमें, इसीलिए हमारे पास जो प्रेडिक्शन आएगी वो इतनी एग्जैक्ट नहीं होगी। So in addition to this, another puzzling feature of the electrical quadrupole movement is that certain odd A and odd N nuclei are not significantly smaller than those of the odd A and odd Z nuclei as required by the large contribution of Q values by the protons। तो अगर हम मान के चले कि सारी quadrupole movement या deformation जो है प्रोटॉन ड्राइव्ड है, तो ऐसे में हमारे पास जो ऑड ए जो न्यूट्रॉन वाले न्यूक्लियाई है, इसमें न्यूट्रॉन आपके पास ऑड होते हैं, तो उसमें जो आपके ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंटली स्मॉलर साइज होना चाहिए, उसमें डेफॉर्मेशन कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हमारे पास जो पिक्चर है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो काफी सारी प्रॉब्लम वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ जी बेटा, तो इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। सो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्डियन रूल्स वगैरह के डिस्कस कर चुके हैं, तो शेल स्ट्रक्चर के मैजिक नंबर्स की बात हो चुकी है। जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज केस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में शेल स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाती है। स्टीमेट मॉडल जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द स्क्रीन, ये क्या है, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल का कंसेप्ट है बेटा, जिसमें हमारे पास जो लास्ट वैलेंस न्यूक्लियन है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके टोटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज इट्स पैरिटी। तो जो लास्ट वैलेंस शेल का न्यूक्लियन है वही कंट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल के लिए। So the concept of nuclear magnetic movement is straightforward, used in extreme single particle model proposed for the atomic nucleus. The extreme single particle model, we consider the magnetic contribution to the nucleus due to the odd number of nucleons, that is either neutron or proton present in the nucleus. This is because spin and orbital angular momentum of all the nucleons cancel out in pairs। मतलब क्या होगा, हम जब भी कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वैलेंस न्यूक्लियन होगा उसी को कंसीडर करेंगे, वेदर दीज आर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आपके पास क्या रहेगा, अगर आपके पास पेयरिंग रहेगी, मतलब पेयर्ड प्रोटॉन होंगे या पेयर्ड न्यूट्रॉन होंगे, तो सारे के सारे क्या करेंगे, एक दूसरे का एंगुलर मोमेंटम जो है, जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी अलाइंड होगी, तो दोनों कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट जीरो बना देंगे। तो दिस मॉडल फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस इज नोन एज स्टीमेट मॉडल, को भी नाम दिया जाता है, या स्टीमेट लाइंस भी आती है, ठीक है। तो in case of extreme single particle model, the total angular momentum associated with each nucleon is given by J is equal to L plus S। तो total angular momentum for each individual nucleon की बात कर रही है, J is equal to L plus S के रिगार्डिंग दे रखा है बेटा। तो यहाँ पे डेरिवेशन प्रॉपरली नहीं दी हुई है बेटा, ये एमके पॉल के सिलेबस में, एमके पॉल की बुक है, पेज नंबर है 290 से लेकर 298, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में, उसमें आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन बेटा यहाँ पे दे रखी है। जितना आज मैं थोड़ा सा कवर कर पाऊंगा उतना करता हूँ, बाकी हम इसको नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे। The corresponding magnetic moment due to the orbital and spin angular momentum contribution will be given by। तो magnetic moment की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बिकॉज हमारे पास क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन आपके लिए क्या करेगी, रिजल्टेंट बनाएगी, दैट विल बी इन द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो ये अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसकी जे एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हमें वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वेयर म्यू इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट का केस आपके पास रिजल्टेंट अवेलेबल होगा। फॉर द केस ऑफ ऑड प्रोटॉन्स एंड ऑड न्यूट्रॉन्स आपके पास रिजल्टेंट अवेलेबल रहेंगे, जहां पे ज्यादा डिटेल नहीं करनी। हाँ जी, तो ये वाली थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे म्यू इफेक्टिव लिख रखा है, मतलब क्या होता है इसका कि ये थोड़ा सा, अगर किसी चीज की एक्सपेक्टेशन, किसी एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती लिख रखी है, यहाँ पे प्लीज इसको टेक केयर कीजिएगा कि अगर आपके पास एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है बेटा, एल डॉट जे
इनटू जे डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट की तो कैसे लिखेंगे, म्यू डॉट जे इनटू कैपिटल इनटू जे वेक्टर डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर के रिगार्डिंग लिखा जाएगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की। सिमिलरली एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल डॉट जे लिखा जाएगा। अगर एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो एस डॉट जे लिखा जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम काफी सारी वैल्यूज बना सकते हैं। तो ये आपकी वेक्टर डायग्राम है बेटा। एल डॉट एस हम क्या क्या कर सकते हैं, एल एंड एस को कपल करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं बेटा। जे के बिकॉज जहां पे एंगुलर मोमेंट जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट वेक्टर अगर डाउन साइड है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसकी अप साइड रहेगी। अगर ये वाला एल वेक्टर इस साइड है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप साइड रहेगा। इसकी सिमिलरली इसके जो एंटी पैरेलल रहेगा दैट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन कंट्रीब्यूशन एंड दोनों का वेक्टर कपल करके अल्टीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट जो है टोटल के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल जे की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ये क्या वाली नीचे वाली फिगर क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन कंपोनेंट्स। सिमिलरली जो अपर पार्ट है वो आपके मैग्नेटिक मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, नीचे वाला पार्ट एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी दे रखी है लेकिन इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं यहाँ पे किया गया। जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं जो आपके पास म्यू इफेक्टिव लिख रखा है बेटा यहाँ पे, म्यू इफेक्टिव की जगह जो आपने पहले दिखा था वहां पे ऑन द स्क्रीन, वो क्या था बेटा, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट एज सच लिखा हुआ था। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे या इसके सीधे सीधे बात कर सकते हैं हम, इसका जेड कंपोनेंट लेने की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एज वेल एज एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, म्यू इफेक्टिव लिख दिया है एज सच। यहाँ पे क्या होगा, एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल डॉट जे डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर इनटू कैपिटल जे वेक्टर आ जाएगा। इसके साथ आपके पास क्या आएगा, एस डॉट जे डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर इनटू कैपिटल जे का फैक्टर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम एज सच भी लिख सकते हैं डायरेक्टली जी डॉट एस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये वाला क्या था बेटा, ये वाला आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था इन टर्म्स ऑफ जी गैरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज जी इनटू एल, दिस इज जी ऑफ एस इनटू एस के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे इट विल बी जी इनटू जे के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपकी वेक्टर कपलिंग को कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमारी जो वैल्यूज है इसको हम डिफाइन करते हैं सच। इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग एल डॉट जे डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर है आपके पास। जे स्क्वायर की वैल्यूज आप ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, एल डॉट जे है तो एल डॉट जे के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, जे टू जे प्लस वन। एल है तो एल पर टू एल प्लस वन साइन पॉजिटिव आएगा, माइनस एस इंटू एस प्लस वन आएगा। डिवाइड दूसरी साइड एस डॉट जे निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जे इंटू जे प्लस वन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस है तो एस इंटू एस प्लस वन वाला साइन जो आपका पॉजिटिव रहेगा एंड एल वाला साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। जे स्क्वायर है तो टू इंटू जे प्लस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्टेड आ जाना चाहिए। ये आपका आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो टोटल स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस डिनोटेड बाय आई। अगर आप जे की जगह आप आई लिखते हैं या उसका थर्ड कंपोनेंट लिखते हैं, जेड कंपोनेंट लिखते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। ई एच क्रॉस बाय 2mc तो एज सच है, इसकी वैल्यूज को एल डॉट आई जे की जगह आई लिख दिया बेटा और कुछ नहीं चेंज किया, एस डॉट आई इंटू आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर लिख सकते हैं आप। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या इसकी जो वैल्यू है हमने फीड आउट की है उसको आप एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सारी की सारी वैल्यूज आप एंटर करके, अगर आपके पास काफी सारी हो सकता है आई इज इक्वल टू, अगर आपके पास जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है, इसने क्या लिखा है, जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एल माइनस सॉरी आई इज इक्वल टू एल प्लस एस या फिर आई इज इक्वल टू एल माइनस एस, दो ही केस होते हैं बेटा हमारे पास। एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रखा है, एल इज इक्वल टू आई माइनस एस के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एस यहाँ पे आपके पास 1/2 ऑन द स्क्रीन दे रखा है तो इसको डायरेक्टली फीड किया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू वगैरह भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज हम नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है कैसा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, अगर टाइम खत्म हो रहा है बेटा, अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।